एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है मंत्रिमंडल और संसद। हम अपने मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं कि मंत्रिमंडल के क्या क्या कार्य हैं, किस तरह से वो गठित होता है। आज हम मंत्रिमंडल और संसद के संबंध को देख रहे हैं। तो इसके संबंध को भी हम दो रूपों में अध्ययन करेंगे, एक है सैद्धांतिक दृष्टि से और दूसरा है व्यावहारिक दृष्टि से। तो पहले हम बात करते हैं सैद्धांतिक दृष्टि की। संविधान द्वारा मित्रों भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती हैं, दोनों का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तथा कार्यपालिका जो है, मंत्रिमंडल जो है, व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता है। उत्तरदायित्व के प्रश्न में संसद का आशय लोकसभा से ही होता है, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के अधीन है, वह उसकी इच्छा अनुसार ही कार्य करेगा और मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर बना रह सकेगा जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोकसभा है, संसद का जो लोकसभा है यानी निम्न सदन है, वो मंत्रिमंडल को नियंत्रित रखता है और जब तक लोकसभा में विश्वास मत हासिल है तब तक मंत्रिमंडल अपने पद पर कार्य करता है। संसद क्या करती है? मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। किस प्रकार से रखती है? जैसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रश्न पूछ करके वो उन पर नियंत्रण करती है। कैसे? मित्रों, संसद को अधिकार है कि वह अपने अधिवेशनों के दिनों में मंत्रिमंडल के सदस्यों से विभिन्न प्रशासनिक बातों के संबंध में प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों के आधार पर संसद सदस्य जो है वो सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों की त्रुटियों से परिचित हो जाते हैं और उनके द्वारा निंदा आलोचना के आधार पर सरकार को सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यवस्थापिका के सदस्य, संसद के सदस्य जो है वो मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है नियंत्रण करने का, काम रोको प्रस्ताव। यदि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी गंभीर घटना घटित हो गई है तो प्रत्येक संसद सदस्य को अधिकार है कि वह अपने सदन में इस आशय का प्रस्ताव रखे कि पहले से चले आ रहे सभी विचारों पर विचार स्थगित कर इस गंभीर घटना पर विचार करे। इसे ही काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। हम इसको समझ लें अच्छी तरह। मान लीजिए मित्रों, संसद का अधिवेशन चल रहा है और किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। अचानक से कोई ऐसी गंभीर घटना घटित होती है तो किसी भी संसद सदस्य को ये अधिकार है, यानी सभी को ये अधिकार है कि वो इस तरह का एक प्रस्ताव लेकर के आए और उस प्रस्ताव से ये कहा जाए कि पहले से चल रही चर्चा को एक बार स्थगित किया जाए और इस गंभीर घटना पर विचार किया जाए। इसे ही काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है और ये मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, काम रोको प्रस्ताव। फिर अगला नियंत्रण का तरीका है विधेयक या नीति की अस्वीकृति। संसद को अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक या नीति को अस्वीकार कर दे। यदि यह अस्वीकृति लोकसभा की ओर से होती है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मित्रों, संसद को अधिकार है कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, उनके द्वारा किसी विधेयक या नीति को वो अस्वीकार कर दें तो ये एक तरह से सरकार की हार होती है। फिर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि लोकसभा में तो सरकार का बहुमत है ही, और वही यदि उसको अस्वीकार कर दे तो इसका मतलब सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है, उसके सदस्यों ने उसके विपक्ष में वोट दिया है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। अगला तरीका आता है बजट पर कटौती। मंत्रिमंडल संसद की स्वीकृति के बिना आय और व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल संसद की स्वीकृति के बिना आय और व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल का बजट पर पूर्ण नियंत्रण होता है और लोकसभा द्वारा बजट में कटौती का आशय होता है अविश्वास का प्रस्ताव। देखिए, बजट जो है वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पूरे साल भर का आय व्यय का जो अनुमान लगाया जाता है, ब्यौरा दिया जाता है। तो ये जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इस बजट पर यदि कटौती करने का प्रस्ताव लोकसभा में आ जाए
और वो पारित हो जाए, इसका मतलब हुआ सरकार का अविश्वास, सरकार के प्रति अविश्वास। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री अपने सरकार चलाता है, तो इसका मतलब लोकसभा में तो सरकार को बहुमत प्राप्त है ही, और वहाँ पर यदि बजट में कटौती प्रस्ताव पारित हो जाए बहुमत से, इसका तात्पर्य ये हुआ कि सरकार को विश्वास प्राप्त नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है। फिर है प्रशासनिक जांच। संसद जो है मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच पड़ताल के लिए एक जांच समिति स्थापित कर सकती है, और ये सरकार के हिसाब किताब की जांच के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त कर उसकी रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री के कार्यों की यदि जांच करवानी हो तो संसद जो है एक जांच समिति स्थापित कर सकती है, और वो जांच समिति हिसाब किताब की जांच के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति भी ये कर सकती है, और उसकी रिपोर्ट पर संसद में विचार हो सकता है। इस तरह से ये नियंत्रण रखते हैं। फिर आता है बहुत महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव। संसदीय नियंत्रण का ये बहुत प्रभावशाली तरीका है। लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सरकार को पद से हटाया जा सकता है, और ऐसा कई बार हो भी चुका है। कैसे? 1996-97 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री एच.डी. देवगढ़ के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि वे लोकसभा का विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। जैन आयोग की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार से 28 नवंबर 1997 को समर्थन वापस ले लिए जाने के पश्चात अल्पमत में आई इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली मोर्चा सरकार ने उसी दिन अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को प्रस्तुत कर दिया। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव, जो कि 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में मतदान के लिए रखा गया था, के परिणाम स्वरूप श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपना और मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र उसी दिन राष्ट्रपति को सौंप दिया, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 269 तथा विरोध में 270 मत आए थे। इस तरह से एक मत से सरकार लोकसभा में अल्पमत में आ गई थी। अविश्वास प्रस्ताव ये है कि सरकार को लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं है और उसे अपना विश्वास सिद्ध करना होता है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में यदि ज़्यादा बहुमत आ जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में ज़्यादा वोट आ जाए, इसका मतलब सरकार को विश्वास मत हासिल है, तो सरकार कंटिन्यू करती है। तो ये तो था सैद्धांतिक दृष्टिकोण, जिसमें संसद जो है वो मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। किन साधनों से? प्रश्नोत्तर के माध्यम से, काम रोको प्रस्ताव द्वारा, विधेयक या नीति की अस्वीकृति के द्वारा, बजट पर कटौती प्रस्ताव द्वारा, प्रशासनिक जांच द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तो ये तो था सैद्धांतिक दृष्टिकोण। मित्रों, अब हम देखें व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है। वैधानिक सत्य सदैव ही राजनीतिक सत्य नहीं हुआ करते हैं, और यही बात मंत्रिमंडल तथा संसद के पारस्परिक संबंध के विषय में भी सत्य है। सैद्धांतिक दृष्टि से तो मंत्रिमंडल पर संसद के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है मित्रों, लेकिन व्यवहारिक स्थिति नितांत विपरीत ही है। व्यवहार में संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती है, वरन स्वयं मंत्रिमंडल द्वारा नियंत्रित होती है, यानी मंत्रिमंडल का नियंत्रण रहता है। कैसे रहता है? पहला बिंदु आता है, यानी किस प्रकार से मंत्रिमंडल के द्वारा संसद पर नियंत्रण रखा जाता है। पहला बिंदु आता है, मंत्री जो वह संसद के बहुमत दल के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं और उनके पीछे संसद का बहुमत रहता है। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? संसद के बहुमत दल का नेता होता है, और प्रधानमंत्री की नीतियों का समर्थन करने के लिए संसद में बहुमत दल सदैव विद्यमान रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोकसभा में बहुमत दल जो होता है वो अपना एक नेता चुनता है, और उसी नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो बहुमत दल है, इसका हमेशा लोकसभा में बहुमत रहता है। तो ऐसे में क्या है, प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसके बहुमत दल के सदस्य भी महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की नीतियों का समर्थन करते हैं। दूसरा तरीका है, संसद पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन दलीय अनुशासन होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होने के साथ साथ लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, और प्रधानमंत्री के दल के सदस्य लोकसभा में उसकी नीति का समर्थन करने के अतिरिक्त कुछ कार्य नहीं कर सकते। यदि वे प्रधानमंत्री की नीति की कड़ी आलोचना करें तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए लोकसभा में बहुमत दल के सदस्य प्रधानमंत्री का लगभग पूर्ण समर्थन करते हैं।
संसद में सत्तारूढ़ दल के जो सदस्य हैं वो अपने दल की नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन ही करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए वो बाध्य होते हैं। स्वभावतः करें अच्छी बात है, अन्यथा उनको एक आदेश जारी किया जा सकता है, व्हिप जारी किया जा सकता है, और इससे फिर वो समर्थन करने के लिए बाध्य होते हैं। और यदि वो ऐसा नहीं करे तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी दल के द्वारा की जाती है। तो ये भी एक नियंत्रण का तरीका है। तीसरा तरीका है कानून निर्माण के क्षेत्र में विधेयक तैयार करने, विधेयक प्रस्तावित करने और उन्हें पारित करवाने में मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री प्रभावशाली रूप में कार्य किया जाता है। अधिक महत्वपूर्ण विधेयक तो अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य ही प्रस्तावित करते हैं, और वर्तमान समय में यदि एक कहा जाए कि कानून निर्माण का कार्य संसद की सहमति से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है तो अनुचित न होगा। देखिए मित्रों, वैसे कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका का है, कानून बनाना व्यवस्थापिका का कार्य है, लेकिन ये विधेयक जो है, वो बिल जो है वो प्रस्तावित मोस्टली मिनिस्टर्स के द्वारा किए जाते हैं, मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं। तो मंत्रियों के द्वारा ये प्रस्तावित किया जाना ये शो करता है कि कार्यपालिका ज़्यादा हावी हो रखी है। पहली बात, मंत्री प्रस्तावित करते हैं, फिर लोकसभा में उनका बहुमत रहता ही है, तो वहाँ से वो उसको आसानी से पारित करवा लेते हैं। और रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी यदि संयोग से उसी दल का बहुमत हुआ, सत्तारूढ़ दल का, तो आसानी से विधेयक विधि बन जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो। और यदि वहाँ विधेयक को बहुमत नहीं मिलता है तो कोशिश की जाती है कि किसी तरह से वहाँ विधेयक को स्वीकृत करवा लिया जाए। तो इस तरह से लोकसभा में उनके दल का बहुमत होना बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे विधेयक जो है वो कानून निर्माण के क्षेत्र में जो है उनको विधेयक को तैयार करवाना, उनको प्रस्तावित करना और उन्हें पारित करवाने का कार्य मंत्रिमंडल ही करता है। चौथा तरीका है नियंत्रण का। वित्तीय क्षेत्र में व्यवहार के अंतर्गत वित्त मंत्री जिस रूप में बजट पेश करता है उसी रूप में संसद के द्वारा बजट स्वीकार कर लिया जाता है। संसद खर्च में वृद्धि तो कर नहीं सकती, और बजट में कटौती का मतलब होता है सरकार का पतन, जो संसद सामान्यतः चाहती नहीं है। अतः संसद के सम्मुख बजट को पूरे तौर पर स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रहता। मित्रों, एक संसद का अधिकार है बजट में कटौती करने का। जो वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, सरकार उसको पारित करवाने के लिए लोकसभा में जब प्रस्तुत करती है, संसद में प्रस्तुत करती है, तो वहाँ पर विरोधी दल उसमें कटौती तो कर नहीं सकता, क्षमा करें, विरोधी दल उसमें वृद्धि तो कर नहीं सकता बजट में। हाँ, वो कटौती प्रस्ताव ला सकता है। कटौती प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि सरकार को विश्वास मत प्राप्त नहीं है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फिर किसी दल को बहुमत नहीं हो, कोई दल अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, तो हो सकता है लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया जाएगा, और समय से पूर्व भंग कर दिया जाएगा तो चुनाव होंगे तो ज़रूरी नहीं है मौजूदा सांसद जो है वो दोबारा चुन करके ही आए। हो सकता है किसी को पार्टी के द्वारा टिकट ही ना मिले, और टिकट मिल जाए तो ज़रूरी नहीं है वापस जीत जाए। और जीतने के लिए भी आप सबको पता है कितना सारा पैसा लगता है, कितना प्रचार करना पड़ता है, कितना प्रयास करना पड़ता है, तब जाके कोई जीतता होगा। तो ये सारे खर्चे वो करने की कल्पना करके ही अपने आप को बचाए रखते हैं कि ये मौजूदा जो संसद है या जो लोकसभा है या जो राज्यसभा है अपना कार्यकाल पूरा करे। तो इस तरह से बजट में ये वृद्धि तो कर नहीं सकते, और कटौती करने का अर्थ है सरकार का पतन, और सरकार का पतन ये चाहती नहीं है। इसलिए संसद क्या करती है, बजट को पूरे तौर पर स्वीकार कर लेती है, और कोई रास्ता उसके पास होता नहीं है। पांचवा नियंत्रण का तरीका है संसद पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का अंतिम महत्वपूर्ण साधन है प्रधानमंत्री के हाथ में लोकसभा को भंग करने की शक्ति। सामान्यतया लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के पूर्व अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, और ऐसी स्थिति में वे प्रधानमंत्री का समर्थन करने को बाध्य होते हैं। देखिए मित्रों, ये प्रधानमंत्री को शक्ति है कि यदि वो लिखित में सिफारिश कर दे, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल लिखित में सिफारिश कर दे किसको, राष्ट्रपति को, क्या कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया जाए और उसके चुनाव करवाए जाए। तो राष्ट्रपति ऐसे में हस्ताक्षर यदि कर देते हैं तो फिर लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया जाता है और उसके चुनाव होते हैं। तो ऐसे चुनाव लोकसभा के सदस्य नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा तुरंत चुनाव हो। तो ऐसे में वो फिर उनके पास और कोई मार्ग नहीं होता और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो बजट को एज इट इज़ क्लियर कर देते हैं या प्रधानमंत्री की नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन कर देते हैं। और वैसे भी उनका वहाँ बहुमत तो लोकसभा में रहता ही है। तो इस तरह से वास्तव में मंत्रिमंडल तथा संसद का पारस्परिक संबंध इस बात पर मित्रों निर्भर करता है कि एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल है या मिला जुला मंत्रिमंडल,
और मंत्रिमंडल के राजनीतिक दल की संसद विशेषतः लोकसभा में स्थिति कैसी है। देखिए मित्रों, यदि एक ही दल का मंत्रिमंडल है और लोकसभा में बहुत मजबूत स्थिति में उनको बहुमत मिला हुआ है, बहुमत से ज़्यादा 2/3 या 3/4 बहुमत उनको यदि मिला हुआ है, तो आसानी से वो कंट्रोल करेंगे, संसद को कंट्रोल करेंगे। और यदि मिलीजुली सरकार होगी तो थोड़ा उनको जोर आ सकता है। एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल मिले जुले मंत्रिमंडल की अपेक्षा संसद के साथ संबंध में अधिक शक्ति का परिचय देता है। और भारत में मोस्टली तो एक दल की ही सरकार रही है, लेकिन जब भी मिली जुली सरकार बनी है तो मिली जुली सरकार ने भी आसानी से अपने जो भी विधेयक वगैरह उनको क्लियर करवाया है, क्योंकि जिस दल ने उनको समर्थन दिया है वो वहाँ भी उनका समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो इस तरह से सैद्धांतिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक दृष्टिकोण दोनों में अंतर है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण में जब हम मंत्रिमंडल और संसद के संबंधों को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि संसद ज़्यादा हावी रहती है, संसद ज़्यादा नियंत्रित करती है मंत्रिमंडल को। किस तरह से? प्रश्नोत्तर के माध्यम से, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से, विधेयक या नीति की अस्वीकृति से, बजट पर कटौती द्वारा, प्रशासनिक जांच और अंतिम है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। लेकिन जब हम व्यवहारिक दृष्टिकोण देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि संसद कंट्रोल नहीं करती है, उल्टे मंत्रिमंडल जो है वो संसद को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।